Okay, hello everyone and welcome back with a new video of class 10th. We are in history and the chapter is nationalism in Europe. So part 2 शुरू करेंगे because in the previous classes we already completed the intro of the chapter as well as the part 1 of the chapter. सारे क्वेश्चंस completed है. जिन्होंने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो जाइए, प्लेलिस्ट में ओपन कीजिए क्लास 10th का, you will get it by the schedule. ठीक है, नहीं कोई नहीं देखता तो कोई बात नहीं है ना. ओके सो आज क्या करेंगे, पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे. ठीक है, पार्ट 2 के लिए पहला क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज द चैप्टर नंबर 1 एंड वी आर इन द पार्ट 2. देखो, जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों को क्लास एंड करते टाइम बोला था कि ये जो है, अच्छा आपका राष्ट्रवाद है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद है ना. ठीक. सो वी हैव अ क्वेश्चन. यस्टरडे मैंने आपको बताया था कि इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या है, द नेम ऑफ द किंगडम्स एंड द कंट्रीज. ठीक है, उनको कोऑर्डिनेट करना है और पूरा आंसर बनाना है. अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि ओवरऑल द पैराग्राफ व्हाट वांट टू टेल यू. पहले क्वेश्चन लिखो आप. आपसे क्वेश्चन क्या आएगा इस पैराग्राफ से, एक्सप्लेन how the sense of nationalism and collective belonging created due to एम्पायर्स. प्रश्न ये हो गया कि आप बताइए कि कैसे, है ना, ये जो कलेक्टिव नेशनलिज्म की फीलिंग, पहली बात तो नेशनलिज्म की फीलिंग, दूसरी बात जो कलेक्टिव बिलोंगिंग है, मतलब एक एकता की बात हो रही है, इसका जो सेंस है, ये जो भावना है, वो क्रिएट करने में कैसे मदद किया एम्पायर्स ने. वो एम्पायर्स जो कि प्रेजेंट थे कहाँ पे, यूरोप में. जिनके पास बुक है वो फटाफट से बुक ओपन कर लो, पेज नंबर 8. और मैं आपको बता रहा हूं कहां से. यू हैव टू चेक इट फ्रॉम लाइन नंबर 3. जल्दी से लाइन नंबर 3 में आ जाओ. पैराग्राफ नंबर 2 ऑफ कोर्स एंड लाइन नंबर 3. यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच lived diverse people. They did not see themselves, ध्यान दो, they did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. यहां तक का मतलब समझिए. इस पूरे 3 लाइन का मतलब ये है कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर जितने भी राज्य आते थे, उन सभी राज्यों में रहने वाले लोगों का कल्चर बिल्कुल अलग था, उनकी भाषा अलग थी, उनकी पहचान अलग थी, उनका ओवरऑल जियोग्राफिकल, ओवरऑल रीजनल जो डायलेक्ट्स हैं वो अलग अलग थे. मतलब दे ऑल आर हैविंग अ डीप डिफरेंस. सब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था. इसके बिना इसके, मतलब इन सभी डिफरेंस के बाद भी, उन सब में एक सिंगल एकता वाली फीलिंग क्या थी, जो अभी आएगी आगे. देखो, द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स. इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स, द टिरोल, द ऑस्ट्रिया, द स्टूडेंट लैंड, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. यहाँ तक रहने दो. अब यहाँ के बाद सीधे आ जाओ कहाँ पे, तो नीचे के से 3 लाइन. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. उस पूरा जितना बताया उसके बाद सीधे चले आइए नीचे का 3 लाइन. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. मिल गया मतलब समझिए. ऊपर के 3-4 लाइन में आपको ये बता रहा है एनसीईआरटी
कि इन सभी लोगों की वैल्यूज, कल्चर, सोसाइटी, लैंग्वेज सब अलग अलग थे, इनमें कोई मेल जोल नहीं था। ये सब अलग अलग कास्ट को, अलग अलग सिस्टम को बिलोंग करते थे, एक दूसरे को कभी एक जैसा मानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ये एक हुए। उसका सिंगल कारण क्या था कि ये सब राजा से नफरत करते थे, इन सबको राजतंत्र से मुक्ति चाहिए था। तो एक तरीके से इन सबका कॉमन रूलिंग पावर भी बन गया राजा, और इन सबका कॉमन दुश्मन, एनिमी भी बन गया राजा। तो किंग बिकम अ कॉमन आइडेंटिटी फॉर द होल। दिस इज द ओनली रीजन कि बिकॉज ऑफ द किंग ये अलग अलग होने के बाद भी एक हो गए। इन शॉर्ट, आपका स्कूल, आप अपने क्लास में, जिस क्लास में, स्कूल में पढ़ते हो, जिस कोचिंग में पढ़ते हो, फ्यूसिस में, यहाँ आप सब अलग अलग फैमिली से हो, अलग अलग कम्युनिटी से हो, फिर भी आप कोचिंग में आने की वजह से एक हो गए। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप? दिस इज द सेम थिंग डन बाय द एम्पेयर्स ओवर देयर इन दैट पोर्शन। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए।